कंपनी में ग्रो करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पॉलिटिक्स कितना ज़रूरी है? पॉलिटिक्स ज़रूरी है. You are sometimes a part of it unknowingly, and sometimes you have to be a part of it knowingly, but for good reasons. अगर आप सियासत करते हैं तो अच्छे रीजंस की वजह से सियासत कीजिए, नॉट फॉर अनवर्ल्डली या फॉर एनी रूथलेस रीजंस. मैंने आपको कहा ना कि सियासत में ज़रूरी नहीं है कि आप जानबूझ के शामिल हो. कभी कभी आपके जाने या आपके इल्म के बगैर आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स का हिस्सा होते हैं. तो जब आपको ये एहसास हो जाए कि आप उसका हिस्सा हैं तो आप उसकी कोशिश करें कि उससे एंड रिजल्ट अच्छा निकले, फ़ायदा हो कंपनी का, नुकसान ना हो. सही हो गया. तो कितना आपको लगता है, अगर आप वेटेज देंगे, नेटवर्किंग ये एक ठीक है, वेरिएबल है, मैं उनको लिस्ट करूँगा. ठीक है. दूसरा वेरिएबल है एजुकेशन, ठीक है. तीसरा वेरिएबल है पॉलिटिक्स, ठीक है. अगर हम इन तीन को रखें ठीक तो है. किसको कितनी वेटेज देंगे? वी डोंट नीड टू बी वेरी एक्यूरेट, पर मैं देखना चाहता हूँ किसको नंबर 1 रखेंगे, किसको नंबर 2, किसको नंबर 3. ठीक है. जिसके बगैर कुछ भी नहीं है, आप हवा में छलांगे मार ले, आपके नीचे गिरना होता है. एजुकेशन, ठीक है. सेकंड उसके ऊपर नेटवर्किंग, थर्ड इज पॉलिटिक्स. सो द लीस्ट इम्पोर्टेंट इज पॉलिटिक्स. Politics most important is education, but just to enter then it's irrelevant again. पॉलिटिक्स या Education, the degree. आपको लगता है एक बार एंटर हो गए फिर तो उसकी वो रेलेवेंस कौन आपकी डिग्री चेक करता है या पूछता है? फिर तो आपके डेफिनेटली एंटर्ड अ कंपनी, ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई थोड़ी आपकी डिग्री पूछता है कि आपने कहाँ से डिग्री की है, क्यों पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, वो क्यों नहीं पढ़ा, ये क्यों नहीं पढ़ा. ये आप इस पोस्ट पे हैं लेकिन आपकी तो वो है. क्योंकि मैं एज अ कंप्यूटर इंजीनियर अगर एंटर करता हूँ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एज अ सब सर्फिस टेक्नीशियन एंड IT एरिया ऑपरेशंस, तो मेरे साथ साथ जो मैं इर्द गिर्द लोगों को देखता हूँ, कोई सिविल इंजीनियर है विच हैज़ नथिंग टू डू विद ऑयल एंड गैस, केमिकल इंजीनियर दैट हैज़ ऑल टू डू विद ऑयल एंड गैस, पर केमिकल इंजीनियरिंग का बंदा ड्रिलिंग में बैठा हुआ है. सो योर एजुकेशन, दैट डिग्री जो आपको मिलती है यूनिवर्सिटी से, वो बेसिकली आपका शनाख्ती कार्ड है. कोई आपसे राज से तो पूछे नहीं कि शनाख्ती कार्ड है. हाँ, आपका शनाख्ती कार्ड है. तो वो शनाख्ती कार्ड के बेसिस पर आप एंटर हो जाते हैं. अंदर फिर आपने अपना आपको प्रूव करना है कि मैं इस चीज़ का केपेबल हूँ या ये चीज़ का मैं हकदार हूँ. अगर मैं यहाँ से X अमाउंट तनख्वाह उठाता हूँ तो इसलिए क्योंकि मैं सर्विस देता हूँ. तो एक दफ़ा आप इंटर हो गए तो आपसे कोई नहीं पूछता, क्योंकि मेरे जो अपने मैनेजर जिनको मैं रिपोर्ट करता हूँ वो जियो साइंस के सेक्शन हेड है, और उन्होंने अर्थ साइंस पढ़ी नहीं है, वो सिविल इंजीनियर है बाय प्रोफेशन. वो कह रहे हैं कि मैं जब अपनी मास्टर्स में गया तो मैंने 1-2 कोर्स किए थे स्टैट्स के, नॉट स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स के मैंने 2 कोर्स किए थे, और एक मैंने एनवायरमेंटल साइंस का कोर्स किया था, और आज मैं जियो साइंस का सेक्शन हेड बन के बैठा हूँ. सो ये चीज़ें इससे आप क्या सीखते हैं? या मैं अगर आपको या आजकल के बच्चों को कोई नसीहत या कुछ अगर एडवाइस दे सकता हूँ, यही दे सकता हूँ कि जो आप पढ़ते हैं ज़रूरी नहीं कि आपको उसी में जॉब मिले. वो आपको जो आप तालीम हासिल करते हैं ना यूनिवर्सिटी में, स्कूल्स में, सुबह आप जल्दी उठते हैं, आप जाते हैं, आर्ट पीरियड होते हैं, ये होता है वो होता है, उससे आपको डिसिप्लिन मिलता है. तो डिसिप्लिन एंड एजुकेशन इज़ जस्ट योर स्ट्रक्चरल बेस ग्राउंड. उसके ऊपर फिर आप कुछ भी, ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल इंजीनियर किया तो आप बिल्डिंग्स ही बना रहे हैं. आप सिविल इंजीनियर हैं लेकिन आप किसी और IT कंपनी में भी काम कर सकते हैं. बिकॉज वो क्या है कि एवरी कंपनी, इट कुड बी MNC, इनके में कोई सरकारी काम हो, उसमें आपको सीखना पड़ता है. कोई भी ऐसी नौकरी आपको ऐसी नहीं मिलती कि आपने इस चीज़ की डिग्री की तो आपको जी वही प्लेट में मिल रहा है. नहीं, मेहनत करनी पड़ती है. इट्स अ कांस्टेंट हार्ड वर्क, नथिंग स्टॉप्स. अच्छा, अब लुबेल हमने ये निकाला कि भाई एजुकेशन ओके, बट आफ्टर एंट्री इट गोज इन बैकग्राउंड इन आर्काइव. Politics to some extent, the main thing is networking so far. This is what I understood. Correct. कि आपको networking करना है. Networking is the whole umbrella. I think उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं. Correct. स्टूडेंट अभी हमें देख रहा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, सेकंड ईयर का, वो नेटवर्किंग कैसे करे, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए उसे, और ओवर द ईयर्स कैसे वो स्ट्रेटजी उसकी होनी चाहिए. एक ईयर 1 का बच्चा या इससे मिसाल लगा लें कि पहले सेमेस्टर का बच्चा है, ठीक है, वो यूनिवर्सिटी एंटर करता है, तो वो जिन चीज़ों से उनको रोका जाता है ना कि आप
उसके साथ दोस्ती ना करें, वो उसके बाल जो है वो लाल कलर से दोस्त ना बने, वो सिगरेट पी रहा है उसके साथ दोस्ती ना करो, वो जो बच्चा बैठा है सबसे आगे, वो जिसने ऐनक लगाई है उसके दोस्त बनो। यहाँ से हम उसकी नेटवर्किंग को काट रहे हैं, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे जितने भी दोस्त थे नंबर 1 लफंगे थे, वो सारी वो हरकतें कर रहे थे जिससे आपको नॉर्मल पेरेंट्स मना करते हैं। मैं यकीन करूँगा। तो नेटवर्किंग कहते हैं कि आप लोगों के साथ जो उठना बैठना होता है उससे आप क्या पॉजिटिव ले रहे हैं और उनके नेगेटिव्स को आप इग्नोर कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट आई कॉल नेटवर्किंग, ठीक है। आजकल जो है वो नेटवर्किंग को हम सब कहते हैं जी लिंक्डइन में होने चाहिए आपके 50-500 कॉन्टैक्ट्स होंगे जो आपकी जॉब पक्की है। नहीं, नेटवर्किंग में यही होता है, जितना मैं उसको डिफाइन करता हूँ, कि आपके लोगों के साथ उठ बैठक, आपके ताल्लुकात। पहले सेमेस्टर के बच्चे को चाहिए कि वो जाके सबसे सबके साथ हाय हेलो सलाम दुआ जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करें, सोशल क्लब्स में वो ज्वाइन करें। अगर वो ई गेमर है तो वो जाके गेम्स खेले, अगर वो स्पोर्ट्समैन है तो वो जाके फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, वॉलीबॉल खेले, टीम स्पोर्ट्स खेले, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से आपकी क्या होती है, लोगों से बातचीत होती है। अब आप स्पोर्ट्समैन हैं, ठीक है, आप फुटबॉल खेले, पूरा दिन तो फुटबॉल को लात नहीं मारेंगे ना, आप थकेंगे, आप लोगों से बात करेंगे, यार आज तो मैं फलां चीज़ पढ़ा था 4 घंटे, थका हूँ, आज मुझसे गेम नहीं हो रही है। यहाँ से आपकी बातें शुरू होती हैं, एंड दैट इज़ व्हाट आई कॉल नेटवर्किंग। सो नेटवर्किंग इज़ वेरी वेरी क्लोजली रिलेटेड, बट कि मैं कहूँगा कि ये एक ऑफ स्प्रिंग है मिलने मिलाने और बातचीत से। जब आप किसी से बातचीत नहीं करेंगे तो आप किसी को भी लिंक्डइन में ऐड करने कनेक्शन बना लें। अब जब तक जहाँ तक मैं लिंक्डइन यूज़ करता हूँ, मुझे ऐरे गैरे के कनेक्शन आ जाते हैं, बट डू आई रियली नो दैट? नो, आई डोंट नो दैट। लेकिन फिर भी लोग एफर्ट डालते हैं, तो वही एफर्ट अगर आप रियल लाइफ में है तो आपके कनेक्शन मजबूत होंगे, क्योंकि कोई भी सिर्फ लिंक्डइन देख के आपको जॉब ऑफर नहीं करता, कोई ना कोई आपको रिफर कर रहा होता है कि हाँ मैं इसको जानता हूँ, मेरे पास लिंक्डइन में वो ऐड भी है, मेरे पास लिंक्डइन में वो ऐड भी है। सो दैट्स वेयर योर प्रोफाइल कम्स। वरना वैसे तो पूरी दुनिया ने लिंक्डइन बनाई हुई है। सो फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को यही मेरी नसीहत होगी, डोंट रिफ्रेन, डोंट स्टॉप योरसेल्फ टॉकिंग टू एनीबॉडी जिसने बालों को डाई किया हो या जो लड़कियों के साथ ज़्यादा उठता बैठता हो। दैट इज़ नॉन ऑफ योर बिजनेस। आपने अपना कॉन्टैक्ट बनाना है, अपनी फ्रेंडशिप बनानी है, ताल्लुकात बनाने हैं, उससे कुछ सीखना है, कुछ वो आपसे सीखेगा, कुछ आपने उनसे सीखना है। हाँ, अगर वो गलत चीज़ें कर रहा है या ऐसी चीज़ें कर रहा है जो सोशली या मॉरली ठीक नहीं है, आप उसको बेशक ना फॉलो करें, वो ना करें, जो इल प्रैक्टिसेस है वो ना करें। तो ये आपने बताया ड्यूरिंग योर कॉलेज टाइम 3 साल 4-5 साल जो भी उसमें आप ये किया कि, और आई थिंक यूनिवर्सिटी में काफ़ी आपको चांस मिलते हैं, कभी बिजनेस के स्टूडेंट को मिल रहे हैं कैफ़े में, कभी कंप्यूटर साइंस को मिल रहे हैं, कभी कोई वर्कशॉप आ गया तो आपको मिल जाए। प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए आप अपनी जॉब कर रहे हैं, आपकी पहली जॉब थी, आप वो कर रहे हैं 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। आपका एक महदूद सा सर्कल था, वो 10-15-20 बंदे जो आपकी टीम के हैं, उनमें से कुछ बंदों को आप पसंद नहीं करते, कुछ को करते हैं, लेकिन आप सबको स्माइल पास करते हैं। शाम को आप 5 बजे फारिग होकर वहाँ से फिर नेटवर्किंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? ठीक है, शादियाँ अटेंड करें। नेटवर्किंग कैसे बनती है? 100% कुछ लोग के आपकी शक्लें पसंद नहीं आती, कुछ लोग आप पसंद नहीं करते, तो ये तो चलता रहता है। लेकिन प्रोफेशनलिज्म हम इसी को कहते हैं। प्रोफेशनल लाइफ में जब आप नेटवर्किंग करते हैं उस प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि आप दूसरे बंदे को जितना भी नापसंद करते हो फॉर वॉट एवर रीज़न, आप फिर भी उसके साथ काम कर रहे हैं, नेक टू नेक, आप एक ही टीम है, आप एक ही टीम है, और आपका जो गोल है उसको आप अचीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी को बहुत भी पसंद करते हैं और आप अपना गोल अचीव नहीं कर रहे, तो वो आपके नेगेटिव्स में लिखा जाता है, पॉजिटिव में नहीं लिखा जाता। तो उसमें आपकी नेटवर्किंग ऐसी बढ़ती है, दूसरा बंदा रियलाइज़ कर जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, बिकॉज हमारी ह्यूमन इंटरेक्शंस होती हैं। तो आप एक बंदे को 2 महीने के लिए हेट करते हैं, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, अल्टीमेटली आप लोग का एक हम केमिकल टर्म्स में बोलते हैं इक्विलिब्रियम बन जाता है, एक आप हदों से एक दूसरे के वाकिफ हो जाते हैं। तो देन यू स्टार्ट टू नॉर्मलाइज, वो हेट ख़त्म हो जाती है, आप प्रोफेशनल बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, काम के साथ, टाइम के साथ साथ खुद ही बिल्डअप हो जाता है। एंड कोई एक बंदा जो ऑर्गेनाइजेशन को एट सम पॉइंट ऑफ टाइम छोड़ जाता है, कुड बी एनी पर्सनल रीज़न, ग्रोथ, या उसको किसी और जगह एक्सपैट्रिएट भेज दिया जाता है, तो उसको ये याद होता है कि यार इस बंदे ने मेरे साथ काम किया था, भले ही हमारा स्टार्ट बहुत रफ था या फॉर व्हाट सिचुएशन स्वीट नहीं था, इतना सावर था, बट दे रिमेंबर यू, देन दे कॉल यू, दे पुल यू, बिकॉज समवन हैज़ प्रोग्रेस्ड एंड दे वांट टू पुल दैट सेम टीम विथ यू।
ठीक है ना। मैं आपको फुटबॉल की मिसाल देता हूँ। अच्छे मैनेजर्स जो होते हैं, बड़े बड़े क्लब्स को मैनेज करते हैं, वो जब जाते हैं तो वो साथ में कुछ प्लेयर्स ले जाते हैं, या नए क्लब में जाके ओनर्स को कहते हैं कि यार आप वो प्लेयर लें, उसकी ये टेक्निकल एबिलिटी चाहिए, उसको हम लोग ले आते हैं साथ में। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी नेटवर्किंग सक्सेसफुल है? when people call back for you, when people look after you. So when you go into professional life, तो you have to know कि unlike in school या in college आपने टीचर को आगे शिकायत कर दी कि ये बच्चे ने ऐसे किया, इसने मेरे बाल खींचे, इसने मेरी पैसे चोरी कर ली. These things don't work in professional life. In professional life, nobody comes and steals your pencil, ठीक है? लेकिन कुछ लोग आके आपकी प्रमोशन रोक देते हैं, या एक ऐसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं जिसमें आपका पुअर परफॉर्मेंस मैग्नीफाई हो जाती है, और जो आपने अच्छा काम किया होता है उसको लोग वो कर जाते हैं. इसमें कोई नाराज़गी की बात नहीं है. ये आपका पहला क्वेश्चन इसमें आ गया कि पॉलिटिक्स होती है कि नहीं होती. होती है. दिस इज व्हाट पॉलिटिक्स इज इन प्रोफेशनल लाइफ, कि आपकी जो अच्छी चीज़ होती हैं वो एवरीबडी सीम्स टू गेट ओवर इट, या कोई उसको देखता नहीं है, वो स्पॉटलाइट में नहीं आता, लेकिन नेगेटिव्स आ जाते हैं. तो ये पॉलिटिक्स आप ना चाहते हुए भी इसमें इन्वॉल्व रहे, लेकिन अगर आपने अपना एटीट्यूड प्रोफेशन अच्छा रखा तो जो मर्जी हो जाए, you will be back on the right track. I mean, if you're successful and you achieve your goals, your teammates will call you because they also want to succeed in the mission they are. पर एक क्वेश्चन तो वहाँ पर रहा कि नेटवर्किंग जब आपकी 9 to 5 जॉब हो जाती है, वहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल के साथ आपका इंटरेक्शन होती है, एक ही कंपनी के बंदों के साथ होता है. अगर आप खास तौर पर टेक्निकल टीम में है तो बहुत कम है, अगर मार्केटिंग में है, परचेज में फिर थोड़ा ज़्यादा इंटरेक्शन होता है. तो वहाँ पे आप नेटवर्किंग कैसे अपनी जारी रखते हैं? जो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन या प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है ना, उनके पास तो स्काई इज द लिमिट. दे कैन हैव रिलेशनशिप्स विद डिस्ट्रीब्यूटर्स व्हेन दे गो आउटसाइड इन द मार्केट. उनका तो काम ही होता है. मैं आपको अगर एक ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की एग्जांपल दूं, उसके अंदर भी अगर आप टेक्निकल टीम में हैं तो आपका एक्सपोजर बहुत होता है. you get the chance to meet सर्विस प्रोवाइडर्स, हैलिबर्टन, Schlumberger, वेदरफोर्ड. आप इन लोगों के साथ उठते बैठते हैं तो इनके मार्केट्स में भी आपका नाम फैलता है, क्योंकि आप इनके साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं. मैं फॉर एग्जांपल एक ऑयल कंपनी हूँ और मुझे कहीं पे एक वेल ड्रिल करना है, तो मैं इन कंपनी से जाके कहता हूँ कि आप हमें सर्विस प्रोवाइड करें, यू विल डू द ड्रिलिंग जॉब फॉर मी. सो जो आपकी नेगोशिएशन होती है वो वहाँ पे आपके पॉजिटिव में तो काउंट होती है, लेकिन उनके लिए भी एक होता है कि यार दिस गाय इज वर्थ समथिंग. ये जो इतनी नेगोशिएशन कर रहा है अपनी कंपनी के लिए कर रहा है, तो दैट मीन्स में होना है, इसमें टैलेंट है, ये हमारे सामने बैठा है. तो वो 9 to 5 में जो आपके अंदर जो कंपनी के होते हैं ना कोलीग्स, उनके साथ तो ऑब्वियसली यू आर अ सुपरस्टार, ठीक है ना, अल्टीमेटली आप बन ही जाते हैं. लेकिन जो आपके बाहर इंटरेक्शंस होते हैं उधर भी आप उनको दे गेट टू नो यू, ठीक है. फिर आप खुद ही ये बात छेड़ी थी कि कंपनीज में गेट टुगेदर्स होते हैं. ग्लोबल कंपनी में क्या होता है कि हर प्रोजेक्ट्स लोग आते हैं, वो भी एक नेटवर्किंग होती है. देयर इज गेट टुगेदर्स, एक एनुअल ईयर वो होता है, अचीवमेंट्स की सक्सेस पार्टी होती है. उसमें ग्लोबल जो आपकी कंपनी की एंटिटीज़ होती हैं वहाँ से लोग आते हैं, बैठते हैं, आपकी इंटरेक्शन होती है. वो आपसे पूछते हैं कि भाई क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, नियर मिसेस थे, अचीवमेंट्स क्या थी, क्या कर सकते थे लेकिन क्या नहीं हो पाया. तो वो कॉन्वर्सेशंस में भी आपके लिए बहुत अपॉर्चुनिटी होती है. लोग से नहीं देते कि आपने मिस क्या किया, लोग ये भी देखते हैं कि आपने अचीव क्या किया. उसकी बेसिस पे वो कहते हैं ठीक है ये बंदा हमें ये कर सकता है, तो हम इसको ऐसी जगह पे लगाते हैं जहाँ पे हमें ये चीज़ नहीं मिल रही है. तो उसमें शफलिंग बहुत हो जाती है. मतलब एक बंदा है वो एक्स कंट्री में उसने इतने दरख्त लगा दिए, ठीक है, अब उस कंट्री में ज़रूरत है, वहाँ पे फेलियर रेट ज़्यादा है, तो आप ये बंदा उठा के वहाँ लगा देते हैं. ठीक है. So this is what happens in companies where you don't do sales and distribution, जहाँ पे आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है. तो वहाँ पे एक्सपोजर आपको इन अपॉर्चुनिटीज से मिलता है. आपके गेट टुगेदर्स होते हैं, आप और टेक्निकल लोगों से मिलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स आपकी जो है मीटिंग्स होती हैं, इन हाउस जो आपके मैनेजर्स आते जाते हैं. जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, फॉर एग्जांपल एग्जाम मोबाइल, यहाँ पे हर 3 से 4 साल में आपके मैनेजर्स चेंज होते हैं. और इसका ये मतलब नहीं होता है कि इंटरनली मैनेजर चेंज हो रहे हैं. ऐसा होता है कि ह्यूस्टन से एक मैनेजर बुला लेते हैं और जो बंदा यहाँ पे होता है उसको एक वाई कंट्री जेड कंट्री भेज देते हैं. तो इसमें जो रोल्स चेंज होते हैं आपको उनसे भी एक्सपोजर मिलता है ना. एक बंदा आता है, वो आपको देखता है, उसको शायद आप पसंद नहीं आए, वो कहता है मैं इसको नहीं लेके जाना. इसी को मैं फर्दर आगे लेके जाऊँ कि सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं नेटवर्किंग के लिए. डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं. इसके
बिल्कुल हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। मैं सोशल मीडिया का इतना जो है वो हक में अब नहीं हूँ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आजकल सोशल मीडिया पे रॉन्ग न्यूज़ बहुत हो रहा है, फॉल्स न्यूज़ बहुत फैल रही है। जो उसके एडिक्वेट और सही यूजर्स हैं वो ऐसा कहीं साइड लाइन हो गए हैं। आई कैन गिव मैनी एग्जाम्पल्स, बट वन थिंग वेरी प्रोमिनेंट इज दैट कि हर किसी के हाथ में मोबाइल है, ठीक है, जिसकी जो मर्जी है वो पोस्ट कर लेते हैं और लोग यकीन भी कर लेते हैं। जो सही कंटेंट होता है उसको कोई जो है ना व्यूअरशिप मिल रही होती है ना कुछ। जिस चीज़ में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा स्पाइस ज़्यादा होता है, या जिस चीज़ को आप ना बिलीव करना चाहें और वो कोई उसकी आपको झलक दिखाते लोग उसकी तरफ ज़्यादा ट्रेंड फॉलो करता है। बट सोशल मीडिया कैन डेफिनेटली बी यूज्ड। व्हाट इज लिंक्डइन, व्हाट इज फेसबुक, सोशल मीडिया। So, from the perspective of being a worker of ExxonMobil, आप चाहते हैं कि आपका नेटवर्क बड़ा हो तो आप घर के सोशल मीडिया को उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अदर दैन लिंक्डइन ऑफ कोर्स इट्स वेरी स्पेसिफिक, लेकिन ट्विटर और फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा फॉर एग्जांपल, इसको आपको लगता है इसको आप यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत सी दफ़ा ये होता है कि आपकी स्किल्स जो होते हैं ना, एकेडमिक स्किल्स या जो आपकी टेक्निकल स्किल्स होती हैं वो तो बहुत अच्छी होती हैं, बट लोगों का ये भी होता है कि ये बंदा, मैं एक इंट्रोवर्ट की एक मिसाल देता हूँ कि इंट्रोवर्ट बंदा है, बहुत अमेजिंगली स्किल्ड है, जो है वो अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स होता है, लेकिन लोग उसको उस तरीके से उसके साथ जो है वो बातचीत नहीं हो पाती, वो इस तरह का इंट्रोवर्ट होता है। तो यू आर स्ट्रगलिंग टू फाइंड दैट प्लेस दैट टू हैव दैट कन्वर्सेशन विद दैट पर्सन कि ये अपॉर्चुनिटी है या आई वांट टू टेस्ट यू, यू नो, गिव यू अ ट्राई हियर। तो उस सिचुएशन में अगर वो बंदा आपके साथ किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एडेड है तो यू कैन गेट टू नो अबाउट देयर लाइक्स, देयर हैबिट्स, देयर एक्टिविटीज़। तो आप उस बेसिस के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक बंदा है जो इंट्रोवर्ट है लेकिन गोल्फर है, तो आप साथ गोल्फ खेलने जा सकते हैं। आप उससे कह सकते हैं कि मैं आपके साथ गोल्फ खेलना चाहूँ, तो दैट इज़ योर अपॉर्चुनिटी, दैट्स द प्लेस और द I will say the position from where you have the opportunity to start talking to that person, get to know him and convey the message जो आप convey करना चाह रहे हैं लेकिन आप नहीं कर पा रहे। सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसीजर बताएं कि होता क्या है, कितने इंटरव्यूज होते हैं, कैसे कॉल आती है और पैनल में कितने बंदे होते हैं, वो किसी से वो सवाल करते हैं आपसे। एक्सॉन मोबिल ने जब मेरा इंटरव्यू किया था तो उन लोगों ने मुझे कहा था कि उनने मुझे पहले कहा था वेलकम टू द टीम। मैं हैरान था, मैंने कहा ये शायद कोई इट्स अ ट्रिक टू गेट मी एक्साइटेड। तो उन्होंने कहा वेलकम टू द टीम, हाँ आपको ये बता दें कि हम यहाँ पे कोई नया सुपर कंप्यूटर नहीं बना रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ काम करते हैं, हमारा काम है फ्रॉम आईटी पर्सपेक्टिव कि हम बिज़नेस को सस्टेन कर सकें, चला सकें, क्योंकि लोग हमारी आईटी के ऊपर बेस्ड कम्युनिकेट करती है और जो हमारा बिज़नेस है ऑयल एंड गैस का, उसको रन करने के लिए आईटी की यूज़ की जो है वो सर्विसेज यूज़ होती हैं। तो उन्होंने कहा वी आर नॉट लुकिंग इनटू मेकिंग द नेक्स्ट सुपर कंप्यूटर, वी आर हियर टू मेक दैट सस्टेनेबिलिटी इवन चीपर, कि हम उसको और कितना रिलायबल बना सकते हैं, कितना इस अपने कॉस्ट्स कम कर सकते हैं। तो दे डिडंट आस्क मी एनीथिंग कि जो आपने फॉर एग्जांपल कोई मेरी डिग्री की किताब उठा के ये सवाल आपने कैसे हल किया था, ऐसा कोई सवाल नहीं होता है। व्हाट दे वांट टू अंडरस्टैंड कि जिसको इंटरव्यू में बुलाया गया है वो केपेबल है, क्या वो आज की दुनिया से वाकिफ़ है, बाखबर है, नहीं है, या बेखबर है, क्या है वो। सो दी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस दे आस्क यू, अनलेस यू आर बीइंग इंटरव्यूड फॉर द टेक्निकल जॉब देन यू गेट टू बी आस्क्ड सुपर डिफरेंट क्वेश्चंस। मैंने जब जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया था, मैं तो एक एज एन इंटर्न किया था। सो व्हेन दे वर हायरिंग मी एंड द क्वेश्चंस दे आस्क्ड मी वर यू नो कि आप कैन यू हैंडल दिस, दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन, डू यू नो दिस, डू यू नो दैट, can you make it on time, do you have any problems, कोई special need हो आपकी। so these were the sort of questions they were answering me। मैं आजकल अगर किसी को अगर इंटरव्यू के लिए एडवाइस दूँ तो मैं उनसे यही कहूँगा कि सबसे पहले कि आप अपने जो ग्राउंड्स हैं वो कवर करें। ग्राउंड्स कवर करने से मुराद है कि आपने जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में पढ़ा है उसको एक कंसाइज उसकी एक समरी रखी अपने पास, एग्जीक्यूटिव समरी, बिकॉज दे विल आस्क यू कि आपने क्या किया है। सेकेंड, एकेडमिक एग्जीक्यूटिव समरी के अलावा आपने एक्स्ट्रा करिकुलर क्या एक्टिविटीज़ की हैं, क्या आपने कोई प्रोजेक्ट ख़त्म किया है। मैं लकी था, जो डिग्री मैंने फॉलो की तो उससे मैंने 2 प्रोजेक्ट्स किए थे, एक था 250 और एक था 350।
तो मैंने उसके बारे में बताया था। ऑडियंस को 250 350 का नहीं पता, नाम बता दें। मैं मुख्तसर सा बताता हूँ, एक कोर्स था ECTE 250 और एक कोर्स था ECTE 350। 250 जो था वो पहला प्रोजेक्ट कोर्स होता है, वो आप ईयर 2 में लेते हैं अपने, और जो आपका ECTE 350 तो आप ईयर 3 में लेते हैं। तो ECTE 250 इज़ लाइक द फाउंडेशन लेवल ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप उसी प्रोजेक्ट को ख़त्म कर सकते हैं ECTE 350 में, वरना तो आप बिल्कुल एक नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि दोनों को शोकेस भी किया जाता है। देयर इज़ अ फेयर, एक ट्रेड फेयर, उसमें आप अपना प्रोडक्ट शोकेस करते हैं। और दोनों का मैं जो समझता हूँ जिसका एंड गोल होता है कि आप एक टीम का हिस्सा होते हैं और आपकी टीम को मिलके एक प्रोडक्ट या एक सर्विस या एक चीज़ तैयार करनी होती है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, और वो आपने प्रेजेंट करनी होती है। Success and failure does not matter. Of course, if you are successful in making a product, it's very good. But your effort counts more, and the way that you interact within that team, because team के अंदर जो आपकी communication होती है, आपकी professionalism होती है, उसमें आप build up करते हैं, वही चीज़ फिर professional life में आपने उसको professionally exhibit करना होता है। तो मैं lucky था कि मैंने 2 courses किए, and that's what I spoke about in my interview. इंटरव्यू में कितने लोग थे जिन्होंने इंटरव्यू किया? Interview was basically a phase of 2 steps. So and in both the interviews only one person was hosting me. तो एक मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर थे और एक मेरे डिपार्टमेंट मैनेजर के मैनेजर थे, पूरे जनरल मैनेजर हैं वो। तो इन दोनों से मेरी मीटिंग हुई थी, एंड इन बोथ ऑफ देम they were assessing my level of confidence, and they wanted to know कि मेरी personality क्या है, क्या मुझे इस काम में step in करना है, do I have the caliber, क्या मेरे अंदर जो है वो खुद पे यकीन है कि मैं काम कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि ये काम जो है वो किसी को भी वो दे सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसा हो, मुझसे ज़्यादा स्किल्ड बंदे को भी जॉब मिल सकती है, मुझसे कम लेवल की मिल सकती है, but they want to test if you are up to the mark and you are ready to accept the challenge. सही। तो आते हैं मेन जूस की तरफ। सैलरी कितनी मिलती है? इंटर्नी को कितनी मिलती है? टेक्नीशियन को कितनी मिलती है? सुपरवाइजर, मैनेजर, डायरेक्टर, जस्ट रेंज, मिड ऑफ रेंज। नो प्रॉब्लम। बताएं कि और इसके अंदर अगर आप ये भी कवर कर दें कि क्या वो पहले वाली बहारें हैं ऑयल एंड गैस में अभी भी कि नहीं? पहली वाली चले वो पहली बाहर के बारे में आखिर में बात करते हैं। एक इंटर्नी को एक्सॉन मोबिल में इस वक्त कोई पैसे नहीं मिल रहे। उसकी रीज़न ये है कि एक्सॉन मोबिल UAE में या अपनी जो अमेरिका से बाहर मार्केट्स हैं वहाँ पे इंटर्नीज को एंटरटेन नहीं करती है, ठीक है। इन सम केसेस जहाँ पे वो इंटर्नीज को रखते हैं, जैसे कि मैं अपनी एग्जाम्पल देता हूँ, वो इसलिए रखे गए थे क्योंकि उनको प्रोजेक्ट पे असिस्टेंस की ज़रूरत थी, एंड अगेंस्ट दैट उन्होंने कोई पैसे मुझे नहीं दिए थे। In fact, I paid out of my own pocket to get to the office. My expenses of travel का जो था, logistics का मैंने खुद अपने पॉकेट से पे किए थे। मेरा जो लंच, खाना पीना सब कुछ मैंने अपने खुद पॉकेट से पे किया, एंड वो इंटर्नशिप ने फिर मुझे पे ऑफ किया, बिकॉज मैन आई वॉज एबल टू डिस्प्ले माई स्किल्स, जिसके बेसिस के ऊपर, जिसके बायस मुझे फिर हायर किया गया। तो इंटर्नशिप के एग्जाम्पल में कोई पैसे नहीं है, अनलेस कि आप इंटर्नशिप के साथ उनके कैंपस पे करते हैं। एंड व्हेन आई से देयर कैंपस, वो अपने हेडक्वार्टर को कैंपस कहते हैं, व्हिच इज बेस्ड इन ह्यूस्टन, टेक्सास। But elsewhere in the world, if they are keeping you as an intern, it's an agreement between you, and it's a proper legal document जो आप उनके साथ साइन करते हैं as an internee, कि उस agreement में बड़ा साफ वाज़े लिखा हुआ था कि ना आपने हमसे कोई उम्मीद रखी नहीं है और ना हम आपको कोई गारंटी दे रहे हैं। It is a clear-cut agreed internship. Okay. Yeah. Salary कितनी होती है? Yes, let's talk about the money. So when you get hired, there is 2 ways. You are either a contractor और यू आर एन एम्प्लॉय। दोनों में फ़र्क ये है कि अगर आप एम्प्लॉय बनते हैं तो आपको बेनिफिट्स बहुत मिलते हैं, बट योर सैलरी इज़ नॉट दैट मच, ठीक है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के साथ काम करते हैं तो इट्स नॉट लाइक कि आपके कुछ राइट्स कम हो जाते हैं, आपके राइट्स उतने हैं, बट कॉन्ट्रैक्ट का जो पर्क होता है वो ये होता है कि आपको एक लंप सम अच्छी अमाउंट मिलती है, उसके अंदर फिर आपका अपना हेडेक है कि आपने गाड़ी कौन सी रखनी है, आप रहना कहाँ जा रहे हैं, आपने कितनी सेविंग करनी, कितनी नहीं करनी। तो फॉर एन एम्प्लॉय जो इस वक्त ह्यूस्टन से भेजा गया है कि दुबई में वो काम करे, उसकी सैलरी अब डिपेंड करता है कि वो किस लेवल पे काम कर रहा है,
तो उसकी कम से कम 65 से लेके 85,000 तक स्टार्टिंग उसकी Monthly. सिर्फ हाँ सैलरी, ठीक है। और इस पे कोई उसके आवर्स लागू नहीं होते, नीड्स टू जस्ट कंप्लीट 40 आवर्स अ वीक। अगर यूएई में कोई स्टूडेंट उठता है, आपसे फुल टाइम जॉब मिल जाती है स्टार्टिंग, तो वहाँ वो कितने थाउजेंड से स्टार्ट करते हैं? एज अ यंग ग्रेजुएट कि आपने अभी 4 years का अपना प्रोग्राम खत्म किया है एंड यू गेट हायर्ड एज एन एम्प्लॉई, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली द फर्स्ट फैक्टर दैट विल बी असेस्ड इज योर नेशनैलिटी, ठीक है, एंड इट इज समथिंग दैट इज देयर। सो इफ यू आर फॉर एग्जांपल अ पाकिस्तानी नेशनल, ठीक है, और आपको एग्जाम मोबाइल हायर करती है, तो वो आपको मार्केट के साथ वैल्यू पे तो रखेगी, लेकिन फॉर एग्जांपल वो आपको 25,000 dirhams की ऑफर करते हैं, ठीक है, दिस इज जस्ट योर प्योर सैलरी। देन दे विल गिव यू पर्क्स कि आपका वीज़ा वो करवा के देंगे, आपको जो है वो हाउसिंग अलाउंस देंगे, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस वो करेंगे, दे विल पे यू एक्स्ट्रा सब्सिडी टू बाय अ कार, एंड इफ़ यू हैव अ स्पाउस और इफ़ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, तो उसके साथ जो सिलसिले होते हैं कि आपके स्पाउस को वीज़ा वगैरह वो सब वो उसमें ऐड करेंगे। तो ये होता है एज एन एम्प्लॉय। अगर यही चीज़ एक सेम बंदे को उठा के आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करते हैं एज अ कॉन्ट्रैक्टर, तो फिर वी आर टॉकिंग इजीली अबाउट 80 to 90,000 dirhams पर मंथ। अब उसमें ये है कि स्टार्टिंग, यस एग्जैक्टली, ऑयल एंड गैस के ये कुछ पर्क्स हैं, बट अगेन यू आर गोइंग टू बी वर्किंग अ लॉट। ऑयल एंड गैस इज नॉट ईजी इंडस्ट्री, इसमें आप सस्टेन कर सकें बिकॉज यू आर इजीली रिप्लेसेबल। तो दे विल पे यू 80 to 90,000 dirhams, जिसमें आपने फिर आपने खुद ही लाइन ड्रॉ करनी है कि इतने मैंने पैसे बचाने हैं, इतने में मैं गाड़ी खरीदूंगा, then I have my spouse, I have to cover her। अच्छा, स्टार्ट करने के बाद फर्स्ट मैनेजरियल पोजीशन में जाने के लिए 5 साल काफ़ी होते हैं? More than enough, ओके, more than enough। मैनेजरियल पोजीशन पे आप कितना जंप करते हैं? फ्रॉम 25 to do you go to for example 50? Okay, if you talk about when the time you get hired, let's say at a price of 25, at a salary of 25, और फिर आप मैनेजर पे जंप करते हैं, तो you are talking 2 से 2.25 times more। So if you get 25, you are talking about somewhere between 65, 70,